नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी अन्य राज्य की टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस केवीएस, नेट जेआरएफ या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। हिंदी की प्रमुख बोलियां, संवैधानिक स्थिति। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। यह कथन है सीताराम चतुर्वेदी का और यह पूछा गया है DSSB 2021 में। अगला पॉइंट दिया है संसार भर में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से एक हिंदी है। फैलन के अनुसार हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह कथन है फैलन का और यह पूछा गया है DSSB 2021 में। अगला दिया है मोनियर विलियम्स के अनुसार, यह कथन है मोनियर्स विलियम्स का। देवनागरी में यद्यपि Z और F के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यह कथन पूछा गया है DSSB में। अगला पॉइंट दिया है ग्रियर्सन के अनुसार, यही यानी हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं दो हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन सी है? पाल, इसको कहा जाता है प्रथम प्राकृत भाषा। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अगली भाषा है प्राकृत, इसको कहा जाता है द्वितीय प्राकृत। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अगली है अपभ्रंश, इसको कहा जाता है तृतीय प्राकृत भाषा और इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगली भाषा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। अगला पॉइंट दिया है भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि स्वीकार किया गया है। 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। नोट: संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है। यह देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है और यह पूछा गया है DSSB में। अपभ्रंश दिया है और आधुनिक भारतीय भाषाएं दी है। सौरसेनी अपभ्रंश है और भाषाएं हैं गुजराती या भाषा है, पश्चिमी हिंदी या उपभाषा है, राजस्थानी यह भी उपभाषा है, पहाड़ी यह भी उपभाषा है। अगला अपभ्रंश है अर्धमागधी।
पूर्वी हिंदी यह उपभाषा है। अगला अपभ्रंश है मागधी। बिहारी उपभाषा है। बंगाली या भाषा है। असमी भाषा है। उड़िया भाषा है। महाराष्ट्री अपभ्रंश भाषा है मराठी भाषा। पैचासी भाषा लहंदा भाषा। केकई अपभ्रंश से पंजाबी टक अपभ्रंश से। अगला अपभ्रंश है ब्राचड़ भाषा है सिंधी भाषा। हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी मागधी अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ, जिसकी 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश, उपभाषाएं और बोलियां, यानी कौन से अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं और उनकी कौन सी बोलियां हैं। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी। बोलियां हैं खड़ी बोली, इसको कहा जाता है कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। अगला है सौरसेनी अपभ्रंश। उपभाषा है पहाड़ी, बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। सौरसेनी यह अपभ्रंश है और उपबोली है राजस्थानी। बोलियां हैं उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, इसको मालवी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी, इसको जयपुरी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी। अगला अपभ्रंश है अर्धमागधी। उपभाषा है पूर्वी हिंदी, बोलियां है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला अपभ्रंश है मागधी। उपबोली है बिहारी, बोलियां है मगही, मैथिली, भोजपुरी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां हैं। अगला पॉइंट है भोलानाथ तिवारी और हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, वैदिक संस्कृत और इसका समय है। वैदिक संस्कृत समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जो वैदिक संस्कृत है इसको कहा जाता है प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। किसको? वैदिक संस्कृत को। हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। अब हम लोग पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत के बारे में। लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत को इसे यानी लौकिक संस्कृत को देव भाषा यानी क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला यह पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। कौन? लौकिक संस्कृत। अगला है लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सबसे पहले पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण है। यह भी पॉइंट्स कई बार पूछा जा चुका है। प्राचीनतम काव्य ग्रंथ कौन सा है? रामायण है। अगली भाषा है पाल, इसको कहा जाता है प्रथम प्राकृत और इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसका दूसरा नाम अभिलेखी यानी शिलालेखी है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पाली भाषा है इसका दूसरा नाम क्या है? अभिलेखी या शिलालेखी। और ये पाल्य से पाल शब्द की उत्पत्ति हुई। यह भी पूछा जाता है कि जो पाल शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो पल्ल शब्द से। बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा पाली मानी जाती है। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की भाषा है
पाली भाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत। प्राकृत को कहा जाता है दूसरी प्राकृत और इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। भरत मुनि ने संस्कृत के विकृत रूप को प्राकृत माना है। अगला पॉइंट है जैन साहित्य इसी भाषा में रचित है, यानी जो जैन साहित्य है वह लिखा गया है प्राकृत भाषा में। अगला पॉइंट है प्राकृत को जैन आचार्य आर्य भाषा कहकर पुकारते हैं। जो प्राकृत है इसको जैन आचार्य भाषा कहकर पुकारा जाता है। अगला है अपभ्रंश, इसको कहा जाता है तृतीय प्राकृत भाषा। इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अन्य नाम, जो अपभ्रंश है इसके अन्य नाम क्या है? अवहट्ट, देसी भाषा, ग्रामीण भाषा, अवहंस, भारी, रोक्त आदि। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो प्राकृत भाषा कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला पॉइंट है राहुल सांकृत्याय ने परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी कहकर पुकारा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसे किशोरी दास वाजपेयी ने राड़ा भाषा कहा है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश में कुल 10 स्वर माने गए हैं। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश में कितने स्वर हैं, तो अपभ्रंश में स्वर हैं 10। लघु स्वर कौन कौन से हैं? अ, इ, उ, ए, ओ। ये हैं लघु स्वर। लघु स्वर मतलब छोटे स्वर, मतलब जिनको बोलने में समय कम लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं और जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, औ। ये सभी दीर्घ स्वर हैं। अगला है विद्यापति ने अवहट्ट को देसिल बैना कहा है। अगला पॉइंट दिया है भोला शंकर ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को अभिरोक्त कहा है। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अमीरों की भाषा कहा है। अगला पॉइंट है हरदेव बाहरी के अनुसार अवहट्ट का प्रथम प्रयोग ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अगला पॉइंट दिया है 9वीं से 11वीं शती अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अगला पॉइंट दिया है अवहट्ट। अवहट्ट का समय है 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अब पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा है। अगला पॉइंट है सुनीत कुमार चटर्जी अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानते हैं। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अगला पॉइंट दिया है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले अवहट्ट शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अगला पॉइंट है सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश यानी अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार विविध रूप। पहले पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी, यह है सौरसेनी अपभ्रंश की। ओकार बहुला बोलियां, ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली। आकार बहुला बोलियां, हरियाणवी खड़ी बोली। अगला पॉइंट है ब्रज भाषा। यह भाषा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार
सौरसेनी का मध्यवर्ती रूप है। अगला पॉइंट है अन्य नाम, यानी जो ब्रज भाषा है इसके अवनाम कौन से हैं? अंतर्वेदी, डोंगी, जादोवाटी, माथुरी पिंगल, हिंदुई, ग्वालियरी। ब्रजभाषा का केंद्र कौन सा है, यानी ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाती है? केंद्र इसका है मथुरा यानी वृंदावन। अगला है ब्रजभाषा को सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र गुप्त ने इसे ब्रजव्रत यानी बंगला कहा है। अगला पॉइंट है यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बरेली, ग्वालियर, भरतपुर, करौली, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। अब पढ़ेंगे बुंदेली भाषा के बारे में। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है क्योंकि इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। झांसी, सागर, ग्वालियर, ओरछा, दमोह सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी? बुंदेली भाषा। आप पढ़ेंगे कन्नौजी भाषा के बारे में। कन्नौज का पुराना नाम पांचाल है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कन्नौज का पुराना नाम क्या है? पांचाल। इसलिए इसे पांचाली भी कहते हैं। जो कन्नौजी भाषा है इसको पांचाली भाषा भी कहते हैं। और इसका केंद्र कौन सा है? कन्नौज, इटावा। कानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद में यह भाषा बोली जाती है। आकार बहुला बोलियां। हरियाणवी खड़ी बोली। अब हम लोग पढ़ेंगे हरियाणवी बोली के बारे में। इसे बांगरू जाटू कहते हैं। चंडीगढ़, पटियाला, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल में बोली जाती है। खड़ी बोली। खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। राहुल शंकरत्यायन के अनुसार खड़ी बोली का नामकरण लल्लू लाल ने प्रेम सागर में 1803 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट है सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। अगला पॉइंट है यह सौरसेनी का उत्तरी रूप है। अगला पॉइंट दिया है अन्य नाम। जो खड़ी बोली है इसके अन्य नाम क्या है? वर्नाक्युलर, देसी हिंदुस्तानी, ग्रियर्सन, डिंगल, देहलवी, हिंदवी। मानक रूप। इसका मानक रूप क्या है? मेरठ। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी का अर्थ कर्कश बताया है। अगला पॉइंट दिया है गारसा दा तासी चंद्रबली पांडे इसे शुद्ध, प्राकृत और ठेठ कहकर पुकारते हैं। अगला पॉइंट है खड़ी बोली का सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है। प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य है प्रिय प्रवास। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, बिजनौर, रामपुर में मुख्यतः बोली जाती है खड़ी बोली। अगली भाषा है पूर्वी हिंदी। अवधी। अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खुसरो ने किया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले अवधी का प्रयोग किसने किया? खुसरो ने। केंद्र कौन सा है? अवध यानी अयोध्या। अन्य नाम है पूर्वी। जो हिंदी है इसके अन्य नाम है वैशवाड़ी, कोसली, पुरानी। अगला पॉइंट है तुलसी ने अवधी को गांव की भाषा कहा है। आधुनिक अवधी कवि कौन है? त्रिलोचन शास्त्री। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। काव्य में अवधी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को जाता है। रामचरितमानस वैशवाड़ी अवधी में रचित है। अब पढ़ेंगे बघेली बोली के बारे में। बघेली बोली का केंद्र है रीवा। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। प्रसार क्षेत्र रीवा, नाडोल, सतना, मेहर, जबलपुर, शहडोल आदि। अब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में। इसे लारिया एवं खलटाही भी कहते हैं। अगली भाषा है बिहारी हिंदी। इसको कहा जाता है मागधी अपभ्रंश। भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है।
लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। प्रसार क्षेत्र हैं शाहाबाद, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, चंपारण, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया आदि क्षेत्रों में। मगही, मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है और इसका प्रसार क्षेत्र है हजारीबाग, कटिहार, पलामू, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब पढ़ेंगे मैथिली बोली। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। प्रसार क्षेत्र हैं मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया। अगली बोली है राजस्थानी और अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। मारवाड़ी, यह शुद्ध राजस्थानी होती है। डिंगल शैली में लिखी जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग में मारवाड़ी बोली जाती है। अगला है रेगिस्तान प्रभावित जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है। अब पढ़ेंगे मेवाती के बारे में। मेवाती मत्स्य जनपद में मिलती है। प्रसार क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इस बोली पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अब पढ़ेंगे मालवी बोली के बारे में। सबसे कम भूभाग पर बोली जाती है। प्रसार क्षेत्र इसका है प्रतापगढ़ व झालावाड़ का मध्य प्रदेश से सटा हुआ भूभाग। उज्जैन, देवास, भोपाल, मालवा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी, जयप्रिया, झाड़ शाही, ढूंढाड़ जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र। प्रसार क्षेत्र दौसा, टोंक, किशनगढ़ आदि। अगली बोली है पहाड़ी। इसको कहा जाता है खस अपभ्रंश। जो पहाड़ी है इसको बांटा गया दो भागों में, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी को भी बांटा गया दो भागों में, कुमायूनी और गढ़वाली में। कुमायूनी का प्रसार क्षेत्र है उत्तराखंड, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। गढ़वाली के बारे में, इसका प्रसार क्षेत्र है बद्रीनाथ, चंबोली, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल आदि। अब पढ़ेंगे पश्चिमी पहाड़ी यानी नेपाली के बारे में। प्रसार क्षेत्र है धर्मशाला, चंबा, जौनसर, सिरमौर आदि। भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी की यदि कोई व्याकरण संबद्ध बोली है तो वह है उर्दू। ग्रियर्सन ने उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट दिया है ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी भाषा की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषाई समानता का आधार शब्दावली को माना है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने 18 बोलियों को हिंदी की बोली ठहराया और उर्दू को हिंदी से पृथक कर दिया। डॉक्टर धर्मवीर हिंदी की आत्मा ने भाषाई समानता का आधार व्याकरण और ध्वनि विज्ञान को माना है। इस आधार पर धर्मवीर ने उर्दू को हिंदी की बोली बताया तथा ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी आदि को स्वतंत्र भाषा माना है। ग्रियर्सन की पुस्तक भाषा सर्वेक्षण। पहला पॉइंट है ग्रियर्सन पहले विद्वान है जिन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली को सर हिंदी कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य के संपादक 3 खंडों में। हिंदी साहित्य का कोश का संपादन भी धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। रामविलास शर्मा कुरु जनपद की बांगरू को खड़ी बोली का आधार बतलाया है। सुनीत कुमार चटर्जी इन्होंने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी उर्दू तथा हिंदुस्तानी संस्कृत का मिश्रित रूप माना है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। संविधान में हिंदी को
राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान के भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान है। इसमें भी भाग 17 विशेष महत्वपूर्ण है। भाग 17 के अध्याय 1 से 4 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी उपबंध किए गए हैं। अगला पॉइंट है लिखित ध्वनि संकेत को लिपि कहते हैं। अनुच्छेद 355 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अगला पॉइंट है 7 जून 1955 में 21 सदस्यीय अध्यक्ष सहित आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी नाम दिया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं हार्नले। अगला पॉइंट है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि महाभाष्य में मिलता है। अगला पॉइंट दिया है बाबूराम सक्सेना ने दक्षिणी हिंदी का विकसित रूप माना है खड़ी बोली को। अगला पॉइंट दिया है मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। अगला पॉइंट दिया है नागरी आंदोलन 1885 से 1900 ईस्वी तक खड़ी बोली आंदोलन के साथ साथ चला। 1900 ईस्वी से कचहरियों में नागरी लिपि में कामकाज शुरू हो गया। खड़ी बोली आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला पॉइंट है हेमचंद्रकृत शब्दानुशासन अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया है किशोरीदास वाजपेयी की रचना हिंदी शब्दानुशासन है। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश के गुर्जरी शाखा से राजस्थानी निकली है। अगला पॉइंट दिया है नोट महात्मा गांधी हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। राजभाषा संवैधानिक आवरण पहने हुए विधि निषेधों का पालन करने वाली राजकीय प्रयोजन की भाषा राजभाषा कहलाती है। यह राजभाषा की परिभाषा दी है। राजभाषा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजकीय प्रशासकीय कार्यकलापों की भाषा है। राजकीय कार्यालयों की चारदीवारी में पाई जाने वाली भाषा है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा प्रयुक्त भाषा है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में आपसी बातचीत, विचार विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं वह राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार बहुत व्यापक है। इसमें लोक प्रयोग व्यवहार के आधार पर नई नई शब्दावली जुड़ती चली जाती है। अगला पॉइंट है जबकि राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित एवं मानक ढांचे में ढला रहता है। अगला पॉइंट दिया है राष्ट्रभाषा अनौपचारिक है, राजभाषा औपचारिक है। राजभाषा में उन्मुक्तता, स्वच्छंदता, अनौपचारिकता, कल्पनाशीलता के लिए कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रभाषा में राजभाषा की तरह सीमाएं और मर्यादाएं मानक भाषा प्रयोग की नहीं होती। राष्ट्रभाषा आम जन के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष की भाषा है। जन चेतना की भाषा है। यह दैनिक लोक व्यवहार मानस की संस्कृत भाषा है। राजभाषा में निर्धारित एवं मानक भाषा प्रयोग की नियमावली का अनुसरण करना आवश्यक है। राजभाषा संविधान द्वारा प्राधिकृत है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा प्राधिकृत नहीं है। राष्ट्रभाषा लोक के द्वारा स्वीकृत है। अगला है इस प्रकार राष्ट्रभाषा का परिवेश खुला हुआ व उन्मुक्त है। यहाँ कोई मर्यादाएं, बंधन, सीमाएं नहीं है। जबकि राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र कार्यालयों की चारदीवारी तक सीमित है। अगला पॉइंट है राजभाषा
सैद्धांतिक है तो राष्ट्रभाषा व्यावहारिक है। राजभाषा मस्तिष्क है तो राष्ट्रभाषा हृदय है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत टॉपिक है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ना जाते हों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संपूर्ण संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख करती है। अगला पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अनुच्छेद 120 संसद और विधानमंडलों के भाषा संबंधी निर्देश प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द की कहीं कोई परिभाषा या व्याख्या नहीं दी गई है। अगला पॉइंट है संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग एक सीमित अर्थ प्रशासकीय प्रयोजन के लिए हुआ है। अगला पॉइंट है राजभाषा का प्रारंभिक उल्लेख अनुच्छेद 343 1 में लिखा हुआ है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अगला पॉइंट दिया है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि सरकार के हिंदी भाषा को लेकर इसके प्रचार प्रसार को लेकर क्या दायित्व है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। अगला पॉइंट है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा भाग 5 अनुच्छेद 120। अगला पॉइंट दिया है विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा भाग 6 अनुच्छेद 210 में है। अगला पॉइंट दिया है विधि निर्माण एवं न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा यह दी गई भाग 17 अनुच्छेद 348 में। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नोट, इसी अनुच्छेद की पालना में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो बीजी खैर। अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और विधानमंडल में प्रयुक्त विधेयकों की भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आवेदन में प्रयुक्त भाषण शिकायतें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने तथा अल्पसंख्यकों
संबंधी भाषाई प्रावधान मिलते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 351। इसके तहत हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में सरकार के कर्तव्य और दायित्व का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 फर्स्ट के अनुसार भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के तहत संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो वह संसद, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से मात्र भाषा में विचार प्रकट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भाग 5 अनुच्छेद 120(2) के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक संविधान के लागू होने से 26 जनवरी 1950 अगले 15 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात या अंग्रेजी वाला अंश रहेगा। भाग 6 अनुच्छेद 210 फर्स्ट के अनुसार विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा भाग 6 में वर्णित है। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल में कार्य राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। भाग 6 अनुच्छेद 210 सेकेंड के अनुसार जब तक विधानमंडल कोई विधि या उपबंध न करे तब तक संविधान के लागू होने से 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद या अंग्रेजी वाला अंश हटा दिया जाएगा। नोट: इसी अनुच्छेद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों में अंग्रेजी प्रयोग करने का समय 15 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष तक की छूट दी गई। अब हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम के बारे में। 1960 ईस्वी में राजभाषा संबंधी आदेश दिया गया। 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम संशोधित हुआ। 1967 ईस्वी में 1968 में राजभाषा संकल्प यह पूछा गया था यूजीसी नेट 2021 में। अगला है 1976 में राजभाषा अधिनियम। राष्ट्रपति का आदेश 1955 ईस्वी में। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 ईस्वी में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 इसके तहत 3 भाषाएं हैं, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी शामिल की गई। अगला पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली शामिल की गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी।
महत्वपूर्ण तथ्य। मिर्जा खान ने ब्रज भाषा का पहला व्याकरण 17वीं सदी में लिखा। अगला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण जोशुआ केटलर ने 1715 ईस्वी में लिखा। अगला पॉइंट है ग्रीव्स ने 1896 ईस्वी में आधुनिक हिंदी व्याकरण लिखा। अगला पॉइंट दिया है ग्रिल क्राइस्ट हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी। अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया यह हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। अगला पॉइंट है अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया यह हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। अगला है ग्रियर्सन और सुनीत कुमार चटर्जी ने हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना है। अगला पॉइंट है मुरारी दास ने डिंगल कोश लिखा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ चंद छंद वर्णन की महिमा और यह लिखा गया है कविगंग द्वारा। खड़ी बोली का पहला प्रौढ़ या परिमार्जित गद्य ग्रंथ राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ है और इसका समय है 1741 ईस्वी। अगला पॉइंट है आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ लल्लुकृत प्रेम सागर हिंदी कवायद व्याकरण ग्रंथ है। अगला है 85 प्राकृत को भूत भाषा ग्राम्य भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है साहित्यिक दृष्टि से खड़ी बोली के अनेक रूप प्रचलित हैं यथा उर्दू रेख्ता रेख्ती हिंदुस्तानी हिंदवी हिंदुई। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो उर्दू नज्म के जन्मदाता माने जाते हैं। यह पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। दक्षिणी हिंदी का ही एक रूप है। यह मूलतः दक्षिणी भारत के मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त की गई हिंदी है। अगला पॉइंट है ग्रियर्सन ने उत्तर भारत के साहित्यिक हिंदुस्तानी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप दक्षिणी को बताया है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी उर्दू विवाद का जन्म 1837 ईस्वी में हुआ। अगला है नोट बोली उपभाषा विभाषा भाषा। नोट बोली उपभाषा इस उपभाषा को कहा जाता है विभाषा। बोली में साहित्य रचना नहीं मिलती। यह एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। लिपि किसी भी भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। अगला पॉइंट है ध्वनि का प्रतीकात्मक चिन्ह लिपि है। अगला पॉइंट है चिन्ह लिपि की बुनियादी इकाई होती है। अगला पॉइंट दिया है भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जबकि लिपि लिखित चिन्हों की संरचना है। भाषा काल व स्थान की सीमाओं में बंधी रहती है जबकि लिपि इन दोनों से मुक्त रहती है। अगला पॉइंट है भाषा ध्वनियों के माध्यम से भाव और विचारों को प्रकट करती है जबकि लिपि उन्हीं भावों विचारों को प्रतीकों चिन्हों वर्णों अक्षरों के द्वारा निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला पॉइंट है हिंदी की लिपि देवनागरी मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। अगला पॉइंट दिया है अक्षरात्मक लिपि में चिन्ह अक्षर व्यंजित करता है वर्णों को नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि को बांटा गया है दो भागों में दक्षिणी लिपि और उत्तरी लिपि।
उत्तरी लिपि से बनी है गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से बनी है सिद्ध मातृका लिपि और सिद्ध मातृका लिपि से बनी है कुटिल लिपि। अगला पॉइंट है कुटिल लिपि से शारदा लिपि व नागरी लिपि विकसित हुई है। नागरी लिपि ही 9वीं से 10वीं सदी में देवनागरी नाम से जानी जाने लगी। नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा के सर्वप्रथम लिपि देवनागरी लिपि है। अगला पॉइंट है 8वीं सदी के गुजरात के राजा जयभट्ट ने अपने शिलालेख पर देवनागरी में हस्ताक्षर किया। इसी को देवनागरी की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक चिन्ह माना जाता है। सबसे प्राचीन लिपि है सैंधव लिपि और ब्राह्मी लिपि। हम लोग पढ़ेंगे सैंधव लिपि के बारे में। यह बुस्ट्रोफेदन शैली, जिसका नाम हिंदी में गोमूत्रिका शैली है, में लिखी जाती है, जिसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं का क्रम चलता रहता है। आप पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह सभी भारतीय लिपियों की जननी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की जननी कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में लिखे गए। अगला पॉइंट है खरोष्टी लिपि। गधे के होठों के आकार की होने के कारण इसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। यह दाएं से बाएं उर्दू की भांति लिखी जाती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि। और यह जो लिपि है यह गधे के होठों के आकार की होती है। अब पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। अब पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। इस लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला पॉइंट है एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। इसमें जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का उच्चारण है। अगला पॉइंट है मूक वर्ण नहीं है। जो देवनागरी लिपि है इसमें कोई भी मूक वर्ण नहीं है। अगला है जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। अगला पॉइंट है एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। अगला पॉइंट है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। यह लिपि विश्व की सभी लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। अगला पॉइंट है इस लिपि का संपूर्ण वर्गीकरण बहुत ही तार्किक ढंग से नियमबद्ध तरीके से किया गया है। अगला पॉइंट है इसका प्रयोग बहुत व्यापक है और प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का प्रयोग के बारे में। अगला पॉइंट है संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी के लिए यह एकमात्र लिपि है। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि स्वदेशी है। यह भी पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी लिपि है जो स्वदेशी है, तो वो लिपि है देवनागरी। अगला है हर वर्ग में अल्पप्राण ध्वनि के बाद महाप्राण ध्वनि का निश्चित क्रम है। अगला पॉइंट दिया है प्रत्येक वर्ण की ध्वनियों में पहले अघोष ध्वनियाँ फिर सघोष ध्वनियाँ मिलती है। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ग की नासिक ध्वनि, ये 5 दिए हैं, उस वर्ग के अंत में आती है। अगला पॉइंट है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अघोष और सघोष के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। अगला पॉइंट है
स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ का भेद मिलता है। अगला पॉइंट दिया है, स्वरों में मात्राओं की संख्या निश्चित है। देवनागरी लिपि में उच्चारण व प्रयोग में समानता व एकरूपता मिलती है। अगला पॉइंट दिया है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक दोनों है, लेकिन यह पहले अक्षर को इंगित करती है, इसलिए इसे अक्षरात्मक कहते हैं। देवनागरी में वर्णों की आकृति लगभग एक जैसी होती है। अगला पॉइंट है, देवनागरी लिपि में सर्वाधिक 52 वर्ण है, जबकि रोमन लिपि में 26 वर्ण है। अगला पॉइंट है, देवनागरी लिपि व्यावहारिक और गतिशील लिपि है। अब हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के दोषों के बारे में। इसकी बनावट जटिल है, अतः इसको पढ़ना और लिखना जटिल है, विशेषकर रोमन लिपि से तुलना की जाए तो। अगला पॉइंट है, यह लिपि खर्चीली है। अगला पॉइंट दिया है, इसकी वर्णमाला लंबी है, अनावश्यक वर्ण व समश्रुत वर्ण इसका बड़ा दोष है। अगला पॉइंट है, देवनागरी लिपि का लेखन भी श्रम साध्य है। अगला पॉइंट है, इसके वैज्ञानिक विश्लेषण में कठिनाई होती है। अगला पॉइंट दिया है, इसमें 403 टाइप होने के कारण टंकण और मुद्रण में कठिनाई होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि में किए गए सुधार के बारे में। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में सुधार का प्रयास महादेव गोविंद रानाडे, ये महाराष्ट्र के हैं, 1896 ईस्वी में किया गया। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, बाद में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी भाषा 1904 ईस्वी में देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयास किए। 190 टाइपों का एक फॉन्ट निर्मित करवाया। इसे तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया है, सर्वप्रथम काका साहेब कालेलकर ने अ पर ही मात्रा लगाकर 12 खड़े का प्रयोग करने का सुझाव दिया। अगला पॉइंट है, श्याम सुंदर दास ने इन पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट दिया है, प्रख्यात भाषाविद सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी प्रयाग मतलब प्रयागराज, इसका पहले नाम था इलाहाबाद। अगला पॉइंट है, स्थापना करने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी के प्रहरी हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो देवनागरी लिपि है इसकी स्थापना किसने की है? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, और इन्हें कहा जाता है हिंदी के प्रहरी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष, ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 1941 ईस्वी में लिपि सुधार समिति का गठन किया। अगला पॉइंट दिया है, महात्मा गांधी के अनुसार मेरा सपना है कि संस्कृत से निकली हर भाषा की लिपि देवनागरी हो। अगला पॉइंट है, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। अगला पॉइंट है, विश्व हिंदी परिषद यह है नीदरलैंड में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार यह कथन दिया है,
जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं।